विश्वास कैसा विश्वास है ये, है ना। इन्होंने हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। हम कब तक लड़ें, कब तक मानसिक शोषण हमारा हो रहा है, हमारा शारीरिक शोषण हो रहा है। हम स्कूलों में कह के आ रखे हैं कि जब तक हमारी जो मांग है वो पूर्ण रूप से उसमें जो त्रुटियां हैं वो समाधान नहीं होता तब तक हम विद्यालय में नहीं जाएंगे। जिन अधिकारियों ने पिछले बार शीतकालीन में हमें वेतन दिया, वही आज ये कह रहे हैं कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन का वेतन आपको नहीं दिया जाएगा, जबकि उनके द्वारा पहले भी निर्गत किया जा चुका है। अब स्थितियां ये होगी। भाई साहब, कब तक चलेगा ये? शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। भाई, जब तक हमारा मानदेय नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहेंगे। जब उन्होंने क्लियर कर दिया, स्थिति क्लियर कर दी है कि मानदेय दे होगा, और 3 बार जब आदेश निर्गत हो चुके हैं, तो खंड शिक्षा अधिकारी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उनको वेतनमान देने से मना कर रहे हैं। यानी खंड शिक्षा अधिकारी सीओ साहब के आदेश का क्यों पालन नहीं कर रहे हैं? हमारे जो जिलाधिकारी हैं उनके कहने के बाद भी वो साफ खंड शिक्षा अधिकारी जो स्पष्ट आदेश होने के बाद भी सीओ साहब का तभी ये आदेश नहीं निकाल पा रहे। और हमारी समझ में अभी तक ये नहीं आ रही कि सीओ साहब भी इस पे आगे अपनी और कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भी अभी हमारे परे से बाहर है। तो हम प्रशासन सो रखा है। 8 साल से शिक्षक जो है सड़कों पर है। ये शिक्षक है देश का। ये हम कैसे भविष्य बनाएंगे बच्चों का जब हमारा ही भविष्य सुरक्षित नहीं है? आप बताइए। अगर आप जियो निकालते हो, कोई शासनादेश निकालते हो, तो वो पूरे प्रदेश में एक जैसा क्यों नहीं? वो हर कोई अधिकारी उसको अपने तरीके से क्यों पढ़ता है? नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय रुद्रप्रयाग में बैठा हुआ हूं और ये आप देख सकते हैं माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ जनपद रुद्रप्रयाग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है और अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो ये अतिथि शिक्षक हैं, आखिर ये विद्यालयों के बजाय मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर क्या रहे हैं? मैं इन्हीं से ये पूछूंगा। भाई साहब, नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक्चुअली सर, हम लोगों का क्या है कि खंड शिक्षा अधिकारी जखोली, अगस्तपुनी और ऊखीमठ के द्वारा माह जून का वेतनमान निर्गत नहीं किया जा रहा है। मई माह में भी हमें केवल 26 दिन का वेतनमान दिया गया है, और जबकि ऐसा कोई शासनादेश है ही नहीं कि हम लोगों को इस दौरान का लास्ट 8 साल से हमें विगत 8 वर्षों से प्रॉपर हम लोगों को तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है। लेकिन इस बार कुछ नए अधिकारियों के आने से ये अव्यवस्था हो रही है। अब हम लोग सर बिना मानदेय के काम नहीं कर सकते हैं। सारे लोगों को अपना परिवार चलाना है। जहाँ लोग दूर दराज क्षेत्रों में विद्यालयों में कमरा लेके रहते हैं, बहुत सारी ऐसी आपकी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं। तो इसी विरोध में हम लोग आज यहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित हैं। बहुत बार हम लोगों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से भी बात करी है, हम लोगों ने दोनों खंड शिक्षा अधिकारियों से भी बात करी है, लेकिन जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होगा हम यहीं बैठे रहेंगे। बिना वेतनमान के, बिना वेतन निर्गत हुए हम लोग विद्यालयों में कार्य नहीं कर सकते हैं, और ये कि एक मानवीय पक्ष है, आप इससे भली भांति वाकिफ हैं। जी चलिए, अब भाई काम कर रहे हैं तो वेतन तो चाहिए ही, और वेतन चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ बैठना ही पड़ेगा। सर, पहले मुझे थोड़ा ये क्लियर कर दीजिए, हमने तमाम शिक्षक सुने हैं, अब ये अतिथि शिक्षक हैं क्या? देखिए, अतिथि शिक्षक 2015 में जब विद्यालय में जो शिक्षक नहीं थे पूरे, तो उनकी भरपाई करने के लिए जो है बेरोजगारों को मौका दिया गया था। और विगत 8 साल हो गए, 8 इतने लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं। और दूर दराज के जो दुर्गम के जो विद्यालय हैं, और लगातार 8 सालों से जो माह जून हो गया पूरा वेतन मिलता था। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति पैदा होगी इस जिले में कि जिन अधिकारियों ने पिछले बार शीतकालीन में हमें वेतन दिया, वही आज ये कह रहे हैं कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन का वेतन आपको नहीं दिया जाएगा, जबकि उनके द्वारा पहले भी निर्गत किया जा चुका है। अब स्थितियां ये होगी कि लोग काम कैसे करेंगे? 8 साल हो गए, लोगों के बच्चे हैं, दूर दराज क्षेत्रों में कमरे लेके हैं, ऐसे में कैसे इनका गुजारा होगा? इसलिए आज हमारा जो है ये यहाँ पर, क्योंकि हम जहाँ जो हमारे पास स्टेप होते हैं जिनको हमने मिलना था, हमने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया है। उसके बाद हम डीएम साहब को मिले। डीएम साहब ने यहाँ पर
खंड शिक्षा अधिकारी जी को बुलाया और कहा कि भाई आप इनको वेतन दे दो, इन लोग एक लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर हामी भरी। उसके बाद उन्होंने जो है स्पष्ट मना कर दिया। अब ये स्थितियाँ आगे के अधिकारी ये बोल रहे हैं कि इनको सीधा टर्मिनेट कर दो, इनको सीधा टर्मिनेट कर दो, और जो शासनादेश हैं जो भी हम उनके पास लेकर जा रहे हैं सीधा फाड़ दें। ऐसी स्थिति, जबकि हमने दोनों विधायकों के द्वारा जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी उनसे उन्होंने पूरी वार्ता की, लेकिन वो तो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में हम लोग कैसे पढ़ाएंगे? आज आप देख सकते हैं कि एक विद्यालय के अंदर 10 अतिथि शिक्षक है और सारे यहाँ हैं, तो विद्यालयों की स्थिति खराब हो चुकी है। जब एक शिक्षक का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं? तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पाए तो जरूर ध्यान दीजिए कि आखिर ये शिक्षक करें तो करें क्या। जिले में कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं है और ये लोग मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं। भाई साहब, कब तक चलेगा ये? शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। भाई, जब तक हमारा मानदेय नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहेंगे। हम तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं हैं जब तक हमारा मानदेय नहीं दिया जाता है। और मैं शासन, आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक ये आवाज पहुंचाना चाहूंगा कि जब लगातार 8 सालों से हमारा मानदेय हमें दिया जा रहा था, तो इस बार आपके पास कौन सा शासनादेश आ गया कि हमारा मानदेय रोक दिया गया है? वो शासनादेश आप हमें स्पष्ट कर दीजिएगा, हम भी मान जाएंगे कि आपके लिए शासन ने शासनादेश भेजा है। धन्यवाद। अतिथि शिक्षक तो पूरे प्रदेश में होंगे, क्या सब जगह यही स्थिति है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया के माध्यम से आप अपनी आवाज़ को जो है आगे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये स्थिति लगभग कहीं भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, लगभग 90% ऐसे ब्लॉक हैं और ऐसे जनपद हैं जहाँ पर पूरा वेतनमान दिया जा रहा है जून का। अभी भी आपको मैं उदाहरण दे दूँ कि उधम सिंह नगर और टिहरी के कुछ जनपद हैं, टिहरी के कुछ ब्लॉक हैं, वहाँ पर जो है मानदेय मिल चुका है। अब मानदेय रोकने का मुझे तो कोई तर्क समझ में नहीं आता है कि जब हम इस व्यवस्था में हैं और 3 बार सीओ साहब ने इसके आदेश निकाल चुके हैं। आदेश ये निकाले हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश शैक्षिक सत्र के अंतर्गत आते हैं और हम अतिथि शिक्षकों को पूरे शैक्षिक सत्र के लिए रखते हैं, तो आपको इनका मानदेय देना होगा। देय है, मानदेय इनका देय है। जब उन्होंने क्लियर कर दिया, स्थिति क्लियर कर दी है कि मानदेय देय होगा और 3 बार जब आदेश निर्गत हो चुके हैं, तो खंड शिक्षा अधिकारी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उनको वेतनमान देने से मना कर रहे हैं। अब स्थिति ये हो चुकी है कि हमने इससे पूर्व भी, क्योंकि हम उनसे निवेदन कर सकते हैं, निवेदन के माध्यम से हमने जो है कई बार उनसे गुहार लगाई है और इसके बाद भी हम जो है डीएम साहब के यहाँ भी गए हैं। डीएम साहब ने भी सीधे सी बोल दिया था कि हाँ, आपको मानदेय मिलेगा। आज स्थिति ये आ गई है, जब विद्यालय खुल गए हैं और विद्यालय में पठन पाठन की बड़ी मुश्किल से जो है व्यवस्था सुचारू रूप से चली है, लेकिन हमारा जब मानदेय हमें नहीं मिला है तो हम किस तरह से पढ़ाएंगे, हम ये सोचने वाली बात है। जहाँ तक नियमित शिक्षकों की बात है, उनको बराबर मानदेय मिलता आ रहा है और वो अपना पठन पाठन कर रहे हैं, लेकिन एक अतिथि शिक्षक के साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आप उसका मानदेय क्यों रोक रहे हैं? तो ये मैं अब आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इस आप कह रहे हैं कार्यवधि क्या होता है? कार्यवधि का मतलब सीधा सीधा अर्थ ये हुआ है कि अगर जिस दिन हम विद्यालय से प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था में है कि हमारी जगह नियमित शिक्षक आएगा तो हम प्रभावित हो जाएंगे, जिस दिन हम प्रभावित होंगे उस दिन से लेकर के जब तक हमें दूसरा विद्यालय नहीं मिलता है, वो उस वे में हम कार्यवधि को मान लेते हैं या अनुपस्थित रहने की स्थिति में हम कार्यवधि मान लेते हैं। लेकिन हमारे अधिकारी इसको नहीं समझते हुए या इसका संज्ञान नहीं लेते हुए इसकी दूसरी तरफ इसको डाइवर्ट करते हैं और कहते हैं कि कार्यवधि का मतलब जब आप कार्यवधि कह रहे हैं तो आप संडे का किस हिसाब से दे रहे हैं, या फिर दिवाली की छुट्टी, 1 सप्ताह की दिवाली होली की छुट्टियां पड़ती हैं, आप वहां पर कौन सी कार्यवधि के हिसाब से दे रहे हैं? क्या वहां पर कार्यवधि का नियम लागू नहीं होता है? तो आप इस चीज़ को क्लियर करिए। आप चाहते हैं, वाकई में आप चाहते हैं रुद्रप्रयाग जनपद के जितने भी तमाम जो शिक्षा अधिकारी हैं, अगर आप चाहते हैं कि विद्यालय की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और छात्रों का भविष्य आप वास्तव में चाहते हैं, तो अतिथि शिक्षकों को उनके मानदेय दिया जाए, रुका हुआ मानदेय, और वो बिल्कुल आप मनोयोग से आपको जो है बच्चों का, छात्रों का भविष्य संवारने का कार्य करेंगे। आपको ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है, मैं यहाँ गुरुजी से पूछूंगा। डीएम साहब हाँ कह चुके हैं,
जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी हाँ कह चुके हैं। शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी कोई इनसे बड़ा साहब हुआ? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल सीओ ऑफिस में जो समीक्षा बैठक है, प्रधानाचार्यों ने भी हमारा जो मुद्दा है वो रखा था। तो सीओ साहब ने स्पष्ट कहा है कि मेरे द्वारा तो कहीं रुकावट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं खंड शिक्षाधिकारी सीओ साहब के आदेश का क्यों पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे जो जिलाधिकारी हैं उनके कहने के बाद भी वो साफ साफ खंड शिक्षाधिकारी जो स्पष्ट आदेश होने के बाद भी सीओ साहब का तभी ये आदेश नहीं निकाल पा रहे। और हमारी समझ में अभी तक ये नहीं आ रही कि सीओ साहब भी इस पे आगे अपनी और कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भी अभी हमारे परे से बाहर है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा मानदेय है वो निर्गत होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में तमाम जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं वो क्लास टीचरी देख रहे हैं कि विद्यालय की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं शिक्षण कार्य के अलावा, यहाँ तक कि हमारे कहीं जियो में नहीं लिखा है कि हम अपने शिक्षण के अलावा और कार्य करें हैं, लेकिन छात्र हित में हमारे जो अतिथि साथी हैं वो विद्यालय में शिक्षण कार्य के अलावा और तमाम कार्यों में भागीदारी कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। पता नहीं ये खंड शिक्षाधिकारी कौन सा ऐसा इनके पास आदेश है कि पिछले 8 सालों से जो ये मानदेय है ये निर्गत होता आ रहा था, लेकिन अचानक ही ऐसे बीच में क्या हो गया कि जो हमारा मानदेय नहीं मिल पा रहा है। चलिए, ये तो शिक्षा विभाग है, यहाँ पता नहीं कब कौन सा नियम कौन निकाल दे, क्या लागू हो जाए, ये खुद सरकार भी नहीं जानती है, जो हम इतने समय से जान रहे हैं। मैं कुछ मैम यहाँ पे हैं। मैडम, कैसी चलेगी अब व्यवस्था, क्योंकि शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और जिन अतिथि शिक्षकों के भरोसे उत्तराखंड की शैक्षणिक व्यवस्थाएं चल रही हैं वो यहाँ धरने पे हैं। जी सर, उत्तराखंड का शिक्षक देखिए सड़कों पर है और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें सुरक्षित भविष्य दे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। वेतन चाहे आप हमारा 25,000 ही रखिए, चाहे आप 20,000 दो, लेकिन हमारा भविष्य सुरक्षित करो। हमें इतने साल हो गए इस सिस्टम में, कब आप हमारी सुनोगे? हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। हम 11 महीने तक उन बच्चों को जो है हम अच्छा खान पान देंगे, शिक्षा देंगे। 12वें महीने हम क्या करेंगे? जब आप हमको 12वें महीने आप हमको सैलरी नहीं दे रहे हैं तो हम अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करेंगे? हम घर से 250 किलोमीटर दूर हैं। 250 किलोमीटर दूर होने पर हमारा जो है लालन पालन कौन करेगा? कौन हमें देखेगा? ना हमारे लिए शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना कोई मैटरनिटी लीव है। हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं खुद अस्वस्थ रहती हूँ। कई बार मुझे जो है रुद्रप्रयाग से देहरादून से मुझे रुद्रप्रयाग आना जाना होता है। हमारा प्रधानाचार्य हमें छुट्टी नहीं देता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि मेरे को कल कुछ हो गया, हमारे लिए कोई सिक्योर पॉलिसी नहीं है, तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये प्रशासन सो रखा है। 8 साल से शिक्षक जो है सड़कों पर है। ये शिक्षक है देश का। ये हम कैसे भविष्य बनाएंगे बच्चों का जब हमारा ही भविष्य सुरक्षित नहीं है? आप बताइए, है ना? हम घर से इतना दूर हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी अरमान है, हमारे भी सास ससुर है, हमारे भी बच्चे हैं। 11 महीने तक हमें सैलरी मिली, 12वें महीने हम किराया कैसे देंगे? हम राशन कैसे भरेंगे? हम अपने बच्चों का फीस कैसे देंगे जब इस सिस्टम ने हमें इस दुर्दशा में छोड़ दिया है? आप बताइए, है ना? तो मैं प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि यदि आप इस व्यवस्था को सही ढंग से चला नहीं सकते हैं तो उसको खत्म करिए। हम आज से पहले 2015 से भी सर हम पहले नौकरी कर रहे थे और अब इसके बाद भी अच्छी नौकरी करेंगे। हमारे अंदर इतनी योग्यता है कि हम घर में बैठकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपना ट्यूशन दे सकते हैं, हम अन्य कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ करके अच्छे अच्छे पदों पर हम लोग इससे पहले भी थे। मैं खुद नवोदय विद्यालय में 7 साल तक मैंने काम किया है और अच्छी नौकरी छोड़कर इस उत्तराखंड शिक्षा विभाग में आई हूँ। क्यों आई हूँ? कि हमारा भविष्य बनेगा। एक विश्वास को लेकर के मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन ये विश्वास कैसा विश्वास है? ये है ना, इन्होंने हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। हम कब तक लड़ें? कब तक? मानसिक शोषण हमारा हो रहा है, हमारा शारीरिक शोषण हो रहा है। मुझ पर स्कूल में इतनी जिम्मेदारियां हैं, मैं क्लास टीचर भी हूं, मुझे अन्य विभागों का दायित्व भी सौंपा गया है। अन्य जो तहसील से रिलेटेड जो काम है, बच्चों के प्रमाण पत्र बनने हैं, उसमें मैं पूरा 1 महीने से जुटी हूँ। मैं अपनी पढ़ाई बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हूँ ढंग से, क्योंकि मुझे अन्य काम इतने सौंपे गए हैं कि मैं कब उन बच्चों को पढ़ाऊं। छोटी क्लासेस मुझे दे रखी है। अगर मैं डबल MA हूँ तो मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट का दो, जिसमें मैं अपॉइंट हूँ, खाली ये देख करके कि तुम्हारे पास अन्य दूसरे विषय में भी तुम्हारे पास मास्टर डिग्री है तो तुम इन बच्चों को भी पढ़ाओ, दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाओ, और सैलरी देने के समय इनके ये नाटक होते हैं।
है ना। तो मैं इस खंड शिक्षा अधिकारी से और अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी जी से यही बात पूछना चाहती हूँ कि जब आप हमसे काम पूरा ले रहे हैं तो सैलरी पूरी क्यों नहीं देते हैं, है ना। एक परमानेंट कर्मचारी को जितनी सैलरी मिलती है उसके कम से कम 1/4 हमको मिल रही है, और काम आप हमसे पूरा ले रहे हैं तो सैलरी क्यों नहीं देते हैं, है ना। छुट्टियों की हमारी काट रहे हैं आप लोग, गर्मियों की काट रहे हैं, सर्दियों की काट रहे हैं, आगे आप हमारे त्योहारों की काटेंगे, संडे की काटेंगे, तो हमारा क्या औचित्य है फिर यहाँ। इस व्यवस्था को खत्म कीजिए। अगर आप नहीं चला सकते हैं तो हम आपकी इस व्यवस्था में नहीं रहना चाहते हैं, खत्म कीजिए और हम सामूहिक इस्तीफा देने को तैयार हैं। शिक्षा मंत्री जी जरा गौर से सुन लीजिए। आपने जिन बेरोजगारों को एक रोजगार की आस जगाई है, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ सारे रोबोट बैठे हुए हैं कि जिनसे काम लिया जाए खाली, बस यही है। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आपके द्वारा ही हम शासन प्रशासन तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। मैं एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी शासन और प्रशासन से कि अगर आप जियो निकालते हो, कोई शासनादेश निकालते हो, तो वो पूरे प्रदेश में एक जैसा क्यों नहीं, वो हर कोई अधिकारी उसको अपने तरीके से क्यों पढ़ता है। वो एक स्पष्ट भाषा के रूप में उसे क्यों नहीं उसे समझ पाता है। तो क्या चाहे मुख्य शिक्षा अधिकारी हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, क्या वो उस शासनादेश को स्पष्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। इस प्रदेश में हर जिले में, ब्लॉक में अलग अलग शासनादेश को पढ़कर उसके द्वारा पैसा दिया जाता है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। 11 महीने हमें पैसे दिए जाते हैं, 12वें महीने हमें ऐसे कहा जाता है कि आपको वेतन नहीं दिया जाता। या तो ठीक है नहीं दिया जाता तो आप उसे स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करके या तो शासन से पूछिए कि क्यों नहीं है, क्या कारण है। हम 12वें महीने आप पढ़ाते भी हैं? 12वें महीने हम नहीं पढ़ाते, हम जून में छुट्टी रहती है। लेकिन देखिए जो हमारा शासनादेश है उसमें कार्य अवधि की बात हो रही है, तो कार्य अवधि जो है वो इंक्लूड होती है कि जब से लगे हैं और तब तक। लेकिन मेरी बात और जगह भी हुई है, तो जो अधिकारी या जो आगे शासन प्रशासन कह रहे हैं कि जैसे हमारे जो डीएम साहब थे, हमने डीएम साहब से भी बात करी, तो डीएम साहब कह रहे हैं कि कार्य अवधि का अर्थ यही है कि जब से आप लगे हैं। हाँ, जब आप प्रभावित हो जाते हैं उस अवधि का आपको नहीं दिया जाता। लेकिन जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी हैं वो कह रहे हैं कि आप जो छुट्टियां हैं उसका, तो उस हिसाब से संडे, जो दिवाली की छुट्टी हुई, जो दशहरे की छुट्टी, तो उसका क्यों दिया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो उसका क्यों दिया जा रहा है, वो भी तो उसके अंदर इंक्लूड किया जाए ना, वो क्यों नहीं उसके अंदर इंक्लूड किया जाए। चलिए, सवाल तो कई हैं, मैं कुछ और लोगों से भी बातचीत करूंगा। मैम, कहते हैं ना कि घर का चूल्हा तो बुझ ही रहा है, अब जो हमारा भविष्य है जिसकी बागडोर आपके हाथों में है वो भी अंधेरा दिख रहा है। जी सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो सर हम सभी के सभी यहाँ पे दुर्गम ही सेवा कर रहे हैं। 2015 से हम सभी महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सब दुर्गम सेवाएं कर रहे हैं और अपने घरों से दूर हैं। यहाँ तक कि हम अपने 3-3 महीने के बच्चों को, 8-8 महीने के बच्चों को, 2 साल के बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कोई सुविधा ही नहीं है। मैटरनिटी लीव नहीं है, हमारे पास कोई मेडिकल की सुविधा ही नहीं है, हम कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग अपने पूरे मनोयोग से हम स्कूल भी पढ़ा रहे हैं, हम क्लास टीचरी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें हमारी सैलरी नहीं दी जा रही है। आप कार्य दिवस की बात कर रहे हैं, तो कार्य दिवस क्योंकि मैं भी खुद क्लास टीचर हूँ सर, मैं बच्चों का मई में ही एडवांस जून की फीस ले लेती हूँ। तो मैं किस बेस पे वो जून के बच्चों को ले रही हूँ, तो वहाँ पे भी तो बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं जून के मंथ की, तो हमसे क्यों कहा जा रहा है कि तुम लोग जून के महीने नहीं हो, तो हम लोग भी तो उसको फीस को ऐड कर रहे हैं वहाँ पे। तो या तो बच्चों को फीस ही मत ऐड करो, तो ये भी है, बच्चों की भी छुट्टी है, टीचरों की भी छुट्टी है, कोई बात नहीं, सबकी छुट्टी हो गई। तो जब बच्चों को तुम लोग ऐड कर रहे हैं, बच्चों की फीसें जमा कर रहे हैं, तो हम लोगों की छुट्टी कहाँ से हो गई सर। उसमें हम लोगों का क्यों वो किया जा रहा है कि इनका कार्य दिवस सिर्फ इतना है। कार्य दिवस का मतलब तो ये होता है ना कि जब तक वो है उस सत्र में पढ़ा रहा है तब तक का कार्य दिवस माना जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी प्रशासन से, जितने भी और भी जिले में ऐसी ये प्रॉब्लम होती है, तो ये अपने जिले के माध्यम से ये आगे जा सके कि यहाँ रुद्रप्रयाग के डिस्ट्रिक्ट में ये हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो भी आगे आए, क्योंकि सब लोग दबे हुए सर एक इस चीज से। चलिए, बहरहाल आप देख सकते हैं तमाम जो अतिथि शिक्षक हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि मानदेय एक बड़ी समस्या इन शिक्षकों के सामने इस समय है। गुरुजी, अगर स्थिति इसी कदर रहती है, हर कोई अपनी ही बात पे अड़ा रहता है, तो आगे
क्या कुछ होगा? हालांकि मैं देख रहा हूं अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे लिखा हुआ है। कि हम स्कूलों में कह के आ रखे हैं कि जब तक हमारी जो मांग है वो पूर्ण रूप से उसमें जो त्रुटियां हैं वो समाधान नहीं होता तब तक हम विद्यालय में नहीं जाएंगे। और यदि माना ये अधिकारी नहीं मानते हैं तो हम विद्यालय में स्पष्ट कर देंगे कि हमारा जो हम शिक्षण कार्य के अलावा विद्यालय में जो अतिरिक्त कार्य हम कर रहे हैं वो स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। हम उसका वर्कआउट कर देंगे कि हमें जो अतिरिक्त क्लास टीचरी है, जो अन्य विभागों का कार्य दिया जा रहा है वो इसमें स्पष्ट नहीं काम करेंगे। क्योंकि जब ये खंड शिक्षा अधिकारी या उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि आपके पास कोई स्पष्ट जियो नहीं है, तो ऐसा भी कोई स्पष्ट जियो नहीं है कि अतिथि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के अलावा कोई विद्यालय में अन्य कार्य करे। तो हम इस संदर्भ में शासन स्तर पे हो या फिर मंत्री स्तर पे हो, कहीं बात हो पाई है? जी, हमारी जो अपर सचिव से भी हमारे विधायक साहब ने बात की है, तो विधायक साहब ने भी अपर सचिव ने यही कहा कि फाइल को हमने आगे फॉरवर्ड करा दिया है। तो अब देखते हैं कि आगे जो फाइल गई है, जो हमारे शासन स्तर पर गई है, उस पर क्या विचार होता है, तो उस पर ही हम अपना निर्णय लेंगे। लेकिन हमने मन में ठान लिया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम यहाँ पे अडिग रहेंगे, मुख्य शिक्षा अधिकारी में विद्यालय में नहीं कार्य करेंगे।